स्वागत है आपका पुरुषोत्तम केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको आवर्त सारणी बनाना बताएंगे। आवर्त सारणी कैसे बनाई जाती है, और क्योंकि ये जो आवर्त सारणी है ये रसायन विज्ञान की जड़ होती है। एक तरह से हम कह सकते हैं जो बेस होता है वो रसायन विज्ञान का आवर्त सारणी को ही माना जाता है। जब तक हमें आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में इसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो आपको नहीं पता होगा तो आपको रसायन विज्ञान में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इसलिए हम सबसे पहले आज आवर्त सारणी से संबंधित कुछ बातें आपको बताने जा रहे हैं। छोटी क्लासों में आप लोगों ने परमाणु क्रमांक, यहाँ पर परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान, ये छोटी छोटी टर्मों को आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ लिया है। आज हम आपको इनसे हटके आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में बताने वाले हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां होती हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां होती हैं। ये 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं। 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से इनको कहते हैं आवर्त, पीरियड्स। 7 क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा जाता है और 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं। केवल 1 2 3 4 ये 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं। इनको कहा जाता है वर्ग या समूह, ग्रुप्स। ठीक है, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे ये क्या है। तो चलिए अब इसको बनाते कैसे हैं उसको देखिए। मैं इसी पर चौक देखूंगा। सबसे पहले आपको इस प्रकार से एक कॉलम बनाना होगा। इस प्रकार से एक कॉलम बनाना होगा। फिर इसको नंबरिंग करेंगे आप 1 to 7, 1 से 7 तक इसकी नंबरिंग कर देंगे। इसके बाद में आपको यहाँ से एक नंबर से फिर दूसरा कॉलम बनाना होगा इस प्रकार से। फिर आप लोगों को 3 नंबर से ऐसे पंक्ति इस प्रकार से बनानी है, ऐसे ये वाली 7 बना दी। अब आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, 3 फिर 4, कुल आपको कितने करने पड़ेंगे, 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर 12 तक का 12 के बाद में जैसे ही 13वें स्तंभ बनाने के लिए आते हैं तो यहाँ पर हम यहाँ से ऊपर उठ जाएंगे इसके साथ, इसके बराबर इसको बढ़ेंगे। क्लियर, यहाँ से भी ऐसे लाइन खींचा। अब फिर 13 14 15 16 17 और ये 18। ठीक है, और ये 28 तक 14 इसमें इनको अलग से लिखा जाता है। इस पर बाद में डिस्कस करेंगे ये क्या है। ठीक है, इनको अलग में रखा गया है, थोड़ी देर बाद सब क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इन सब में नंबर लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से नंबर लिखा हुआ है। ये है परमाणु क्रमांक। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। परमाणु भारों के में नहीं, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में। सबसे पहले यहाँ पर वो तत्व रखा जाएगा जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, और परमाणु क्रमांक 1 होता है हाइड्रोजन का। अब इसी पंक्ति में, मतलब इसी आवर्त में, तो इस 2 वाली स्थिति पर वो तत्व रखा जाएगा जिसका परमाणु क्रमांक 2 होता है, और परमाणु क्रमांक 2 होता है हीलियम का। क्लियर, तो उसके बाद में यहाँ पर रखेंगे उस तत्व को जिसका परमाणु क्रमांक 3 लिथियम का। यहाँ पर परमाणु क्रमांक 4 वाले तत्व को रखेंगे बेरिलियम का।
फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियम। इस प्रकार से क्या कर रहे हैं, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में तत्वों को व्यवस्थित कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको व्यवस्थित करते चले जाएंगे हम लोग। अब यहाँ पर तत्वों को कैसे याद करा जाए कि यहाँ पर कौन सा तत्व होगा, यहाँ पर कौन सा तत्व होगा, उसके लिए हम लोग ट्रिक से काम करते हैं। ऐसे तो इसको याद रखना थोड़ा सा कठिन लगता है कि भाई यहाँ पर कौन सा होगा, परमाणु क्रमांक 14 किसका होता है, कैसे याद करेंगे, 14 सिलिकॉन का होता है। तो किसी को याद रह पाता है, किसी को याद नहीं रह पाता। तो यहाँ पर हम प्रत्येक वर्ग के लिए, प्रत्येक ऊर्ध्वाधर स्तंभ के लिए एक ट्रिक का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम वर्ग की। प्रथम वर्ग की, और प्रथम वर्ग की ट्रिक है हलीना की रब से पर्याप्त। पहले वर्ग की ट्रिक हुई हलीना की रब से पर्याप्त। यहाँ पर हलीना में क्या होगा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, की फॉर पोटेशियम, रब फॉर रुबिडियम, से सीरियम, पर्याप्त, फ्रांसियम। और यहाँ पर ये जो तत्व हैं इनमें हाइड्रोजन को छोड़कर, इसमें हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो अधातु है। हाइड्रोजन कैसा है, यहाँ पर अधातु तत्व है, बाकी के सभी धातु हैं। प्रथम वर्ग में हाइड्रोजन अधातु है, बाकी सभी क्या है, धातु हैं। मुलायम धातु होती हैं ये सभी, सॉफ्ट मेटल्स, मोर रिएक्टिव, ज़्यादा क्रियाशील होती हैं। इतनी क्रियाशील होती हैं कि सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, ये तो इतने क्रियाशील हैं कि इनको यदि ओपनली रख दिया जाए हवा में तो दे कैचेस फायर, ये आग पकड़ लेते हैं सोडियम और पोटेशियम को। इसलिए इन्हें कैरोसिन ऑयल में, मिट्टी का तेल बोलते हैं, कैरोसिन ऑयल में डुबोकर रखा जाता है मोर रिएक्टिव के कारण। और यहाँ पर फ्रांसियम मैंने स्टार लगा दिया। एकमात्र यहाँ पर रेडियो एक्टिव तत्व है, हाइड्रोजन तो यहाँ पर अधातु है और फ्रांसियम रेडियो एक्टिव तत्व है। और प्रथम वर्ग के इन सभी तत्वों को, हाइड्रोजन को छोड़कर, यह अपवाद है, अधातु है, प्रथम वर्ग के सभी तत्वों को संयुक्त रूप से कहा जाता है क्षार धातुएं। संयुक्त रूप से इन्हें क्षार धातुएं कहते हैं। तो एक बार और इसकी ट्रिक क्या है, हलीना की रब से पर्याप्त। दूसरे वर्ग पर आ जाते हैं। दूसरे वर्ग की ट्रिक है बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। आजकल तो नॉर्मल ट्रेंड है, बच्चा छोटा सा होता है, पापा साइकिल ले आओ तो साइकिल आ जाती है, और बड़ा होता है बड़ी साइकिल आ जाती है, फिर और बड़ा होता है तो बाइक से स्कूल जाने लगते हैं, और ज़्यादा बड़ा हो गया तो गाड़ी मांगेगा। ऐसा है तो पिताजी तैयार हो जाते हैं गाड़ी के लिए, बाप गाड़ी। बेटा स्टैंड्स फॉर बेरिलियम, मांगे मैग्नीशियम, कार कैल्शियम, स्कूटर स्ट्रॉन्शियम, बाप बेरियम, राजी रेडियम। ये भी सभी धातुएं हैं। दूसरे वर्ग की भी सभी क्या है, धातुएं, लेकिन इनकी क्रियाशीलता प्रथम वर्ग की धातुओं की तुलना में कम होती है, जिनमें रेडियम एकमात्र ऐसा तत्व है जो रेडियो एक्टिव प्रकृति का होता है। रेडियो एक्टिव नेचर होता है कि इन एलिमेंट्स में से
कंटिन्यूअसली कुछ विकिरण निकलती रहते हैं और इनका धीरे धीरे ह्रास होता रहता है। इनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट हम लोग कहते हैं। ठीक है, ये होगा दूसरा वर्ग। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, और इन्हें संयुक्त रूप से कहा जाता है क्षारीय मृदा धातुएं। क्षारीय मृदा धातु, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो इन दोनों ही ग्रुपों में क्या आ रहा है, क्षार शब्द आ रहा है। क्षार क्यों लगाया गया है, क्योंकि इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं, हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, एल्कलाइन नेचर के होते हैं, इसलिए इनको क्षार धातुएं, इनको क्षारीय मृदा धातु। दूसरे वर्ग में यहाँ पर एक टर्म लगी हुई है मृदा, क्षारीय मृदा धातु। यहाँ पर मृदा शब्द इसलिए लगाया है क्योंकि इनके जो ऑक्साइड होते हैं ये भूपर्पटी में पाए जाते हैं, ऊपर की जो परत है उसमें मोस्टली ये पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है। चलिए इसको थोड़ा सा अभी गैप करते हैं। तो अब आ जाते हैं वर्ग 13 में। इसको याद करने का क्या तरीका है, सब्जी मंडी जाते हैं थैला लेकर, ये रहा मान चलिए बैग है मेरे पास में, अब मैं सब्जी मंडी जा रहा हूँ। तो सब्जी मंडी जा रहे हैं, क्या क्या खरीदा, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। बैंगन खरीदे, आलू खरीदे, गाजर खरीदे, डालनी, इनका मतलब अंदर, इसमें डालनी थैला, थैले। क्या हुआ, बैंगन स्टैंड्स फॉर बोरॉन, आलू स्टैंड्स फॉर एल्यूमिनियम, गाजर स्टैंड्स फॉर गैलियम, इन इंडियम, और ये थैलियम। क्लियर, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। क्लियर सभी। अच्छा, अब आ जाते हैं वर्ग 14 के तत्वों को। वर्ग 14 में काशी गए शंकर प्रभु। काशी, एक ही शब्द में दो एलिमेंट है यहाँ पर। काशी, काशी गए शंकर प्रभु। कार्बन, सिलिकॉन, काशी में कार्बन और सिलिकॉन। गए तो बोलते हैं जर्मेनियम। शंकर टिन, प्रभु लैड, पीवी बोलते हैं लैड। क्लियर, काशी गए शंकर प्रभु। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, काशी गए संत प्रभु, ऐसे भी लगा सकते हैं। उसके बाद में वर्ग 15 पर आ जाते हैं। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, और मेरा भारत महान। महान तो है। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, मेरा भारत महान। नेपाल स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। क्लियर। उसके बाद में आ जाते हैं 16 पर। वर्ग 16 में ऑक्सीजन परमाणु को रहेंगे। ओल्ड स्टाइल से टीपो, टीपो में दो है, टीपो टेलीग्राम ऑफ पोलोनियम, या अपन कह सकते हैं ओसो से टीपो, ऐसे भी समझ सकते हैं इसको। ओसो से टीपो या ओल्ड स्टाइल से टीपो। ओल्ड स्टैंड फॉर ऑक्सीजन, स्टाइल स्टैंड फॉर सल्फर, से स्टैंड फॉर सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। क्लियर। अब आते हैं वर्ग 17 पर। इसमें आता है आपका फ्लोरीन परिवार। फिर कल बाहर आएगी
या आंटी, जो भी आपको बेटर लगे। फिर कल बाहर आएगी आत्माराम या आंटी। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन। ठीक है। और लास्ट में आपका नोबल गैसेज है ये हीना, मीना और करीना, जीनत, रानी। हीना, मीना और करीना, जीनत, रानी। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन एंड रेडॉन। ये नोबल गैसेज है। अब इनका भी वर्ग वाइज नाम दे लेते हैं, क्या क्या नाम। ये वर्ग 18 के तत्व हैं, इनको कंबाइनली कहते हैं नोबल गैसेज या इनर्ट गैसेज। इनर्ट गैसेज मतलब अक्रिय गैसें, अक्रिय गैसें। ये गैस जो होती हैं इनका अष्टक पूर्ण होता है, जिसके कारण ये अन्य तत्वों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। हालांकि आजकल जो आप 12वीं में आओगे, कुछ एलिमेंट, कुछ यौगिक ऐसे खोज लिए गए हैं जो जीनोन के हैं, जीनोन के फ्लोराइड हैं, जीनोन के ऑक्साइड हैं। ठीक है। तो इनको हम पूर्ण रूप से निष्क्रिय तो नहीं कह सकते, कुछ इनके यौगिक बना लिए गए हैं, लेकिन हम मोस्टली क्या कहते हैं, इनका अष्टक पूरा होता है। और अष्टक पूरा होने के कारण ये ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं और ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इसलिए इनको इनर्ट गैस कहा जाता है, अक्रिय गैसें कहते हैं। ठीक है। अपने घर में कुआं खोद के पानी पीते हैं, कहीं बाहर दूसरे के लिए नहीं जाते। उसके बाद में आ जाते हैं वर्ग 17 के तत्वों में। वर्ग 17 के तत्वों को कंबाइंडली संयुक्त रूप से कहा जाता है हैलोजेंस। इनको कहा जाता है हैलोजेंस। ये दो वर्ड से बना है, हेलो प्लस जेंस। हेलो ये ग्रीक भाषा का शब्द है। हेलो एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है साल्ट। इसका अर्थ होता है साल्ट। साल्ट मीन्स लवण। जन आया जनरेट से, उत्पन्न करने से, जनरेट करना। हैलोजेंस मीन्स लवण बनाने वाले एलिमेंट। मोस्टली जो लवण थे वो उनमें वर्ग 17 के तत्व थे। जैसे हम नॉर्मली बात कर लेते हैं, जैसे NaCl, उसमें क्लोरीन आ रहा है, KCl क्लोरीन आ रहा है, CaCl2, MgCl2 क्लोरीन आ रहा है, NaBr, KBr, Ca, इस प्रकार से NaRe, ये सभी कारण में लवण जो है उनमें वर्ग 17 के तत्व आते हैं, इसलिए इनको कहते हैं लवण बनाने वाले हैलोजेंस। आफ्टर दैट हम आते हैं वर्ग 16 पर, और वर्ग 16 के तत्वों को संयुक्त रूप से हम लोग कहते हैं चैल्कोजेंस। चैल्कोजेंस ये भी ग्रीक भाषा के दो शब्द से बना है, चैल्को प्लस जेंस। चैल्को प्लस जेंस। और ये जो चैल्को है ये ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ओर। ओर मीन्स अयस्क, अर्थात अयस्क बनाने वाले तत्व। मोस्टली जो अयस्क हैं जैसे FeO, Fe2O3, ZnO, ZnCO3, तो सब में ऑक्सीजन आ रहा है। ZnS जिनका CuFeS2 सल्फर आ रहा है। तो ये जो एलिमेंट है मोस्टली जो लवण थे धातुओं के, उनमें इस वर्ग के तत्व पाए जाते हैं, इसलिए इनको कह दिया अयस्क बनाने वाला परिवार, अयस्क बनाने वाले एलिमेंट। आफ्टर दैट हम आ जाते हैं वर्ग 15 पर, और वर्ग 15 के तत्वों को कंबाइनडली कहा जाता है निकोजेंस। निकोजेंस, निको स्टैंड्स फॉर, ये भी ग्रीक भाषा का शब्द है, दम घोंटने वाले।
दम घुटने वाले। ये जो एलिमेंट्स हैं इनके जो कंपाउंड्स हैं वो मोस्टली कंपाउंड्स दम घुटने वाले होते हैं, गला सा घुटता है, इनको इनहेल करते हैं। ठीक है, इनको निकोजेंस कहा गया। वर्ग 13 और 14 का कोई विशेष नाम नहीं है, इन एलिमेंट का कोई पार्टिकुलर नेम नहीं रखा गया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर भर दिया हमने एलिमेंट्स को, यहाँ पर भर दिया एलिमेंट्स को। अब बचा आपका ये वाला पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन। यहाँ पर जब हम एलिमेंट्स को भरेंगे तो ये वर्ग वाला हम नियम फॉलो नहीं करेंगे, स्तंभ वाला। इनमें एलिमेंट को भरने के लिए हम लोग पंक्ति का इस्तेमाल करेंगे, पीरियड का, आवर्त का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं 21, परमाणु क्रमांक 21 से। साइंस टीचर विनीता क्रमानी मन पैकोनी कुंवर जानकर। साइंस टीचर विनीता क्रमानी मन पैकोनी कुंवर जानकर। साइंस स्टैंड्स फॉर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। क्लियर? याद रखेंगे, साइंस टीचर विनीता क्रमानी मन पैकोनी कुंवर जानकर। ये हो गया चौथे वर्ग का, आवर्त का पूरा। अब आते हैं इसका पांचवें पर। पांचवें पर है यारी जरा निभा मौत तक। यारी जरा निभा मौत तक, या फिर ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तेरी। कोई भी अपना खुद का ट्रिक भी आप लोग बना सकते हैं। यारी जरा निभा मौत तक, इसको बाय को थोड़ा सा सही कर लेते हैं। रूठे रहोगे, रूठा रहेगा तो पड़ जा आग में कूद जा। रूठे रहेगा, रूठा रहेगा तो पड़ जा आग में कूद जा। दोबारा देखिए, यारी जरा निभा मौत तक, रूठा रहेगा तो यहाँ पर साइलेंट रखना पड़ेगा आपको। रूठा रहेगा तो पड़ जा आग में कूद जा। ठीक है? ट्रिटियम, जिर्कोनियम, नाइट्रियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, यूरेनियम, इंडियम, पैलेडियम, सिल्वर, चांदी किसको बोलते हैं हम, अर्जेंटेट, और कैडमियम। उसके बाद में आ जाते हैं परमाणु क्रमांक 57। ला हफ्ता, ला हफ्ता, हफ्ता में 2 एलिमेंट को कवर किया गया है। वर्मा रे, उस आयरन रोड से पिटाई और होगी। ये टाइटेनियम था, टंगस्टन नहीं था, टंगस्टन ये है। लेंथ ला हफ्ता, ला हफ्ता, वर्मा रे, उस आयरन रोड से, यहाँ पर रोड से साइलेंट रखा है, आयरन रोड से पिटाई और होगी। लैंथेनियम, हाफनियम, पेंटेनियम, टंगस्टन, रेडियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और हम बोलते हैं इसको, और मरकरी, ऐसे। उसके बाद में आ जाते हैं
3 पर। तो यहाँ से तो हो गया वो 88 हो गया। 88 के बाद में 89 यहाँ से आ गया, 103 पर आ जाएंगे। 103 पर रहेगा तुम्हारा इसका था इसके बाद में अब आ जाते हैं वर्ग आवर्त 7 पर। और एक मिस्टेक हो गया थोड़ा सा इसमें, यहाँ पर आएगा 89, ये बाई मिस्टेक हो गया भाई सॉरी। जो होगा 89 और 89 के बाद में आ जाएगा 104, 105, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो यहाँ पर आएगा 90, 91, 92, 93, 94, 95, 103। ये बार मिस्टेक हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आ जाते हैं इसके ऊपर। यहाँ पर आता है आपका एक्टिनियम। ठीक है, एक्टिनियम के बाद में ये जो एलिमेंट है बाद में खोज भी है, इनकी थोड़ी टीडियस है। ठीक है, तो ये एक्टिनियम हो गया। इसके बाद में परमाणु क्रमांक 104 आता है। अब आ जाते हैं ये जो नीचे वाला सिस्टम है, अलग से जो इनको रखा हुआ है, ये क्यों अलग रखे गए? तो देखिए आवर्त सारणी में जो पूरी आवर्त सारणी है इसको हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला वर्ग और दूसरा वर्ग। इन दोनों एलिमेंट वर्गों के जो तत्व हैं, इनका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन s कोश में भरा जाता है, इसलिए इनको f ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। इन एलिमेंट्स में जब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते लिखते हैं तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जाता है s कोश में, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? s ब्लॉक के तत्व। ठीक, इनकी बात करते हैं। वर्ग 13 से 18, वर्ग 13 से 18 तक के तत्वों का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है p ब्लॉक में। किसमें? p ब्लॉक में। इसलिए इनको संयुक्त रूप से p ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। किसको? वर्ग 13 से 18 के तत्वों को। क्यों? क्योंकि इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन p कोश में प्रवेश करता है। अब हम आ जाते हैं वर्ग 3 से 12, ये वाला एरिया, इस वाले एरिया की बात कर रहा हूं। वर्ग 3 से 12, इसमें जब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है d कोश में, इसलिए इनको संयुक्त रूप से कहा जाता है d ब्लॉक के तत्व। इन्हें संयुक्त रूप से d ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इनको वर्ग 3 से 12 तक के तत्वों को। क्यों? क्योंकइन्हें इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन d कोश में प्रवेश करता है। इनको संक्रमण धातुएं भी कहते हैं। संक्रमण धातुएं, ट्रांजिशन मेटल्स। देखिए इनकी विशेष बात क्या है? S ब्लॉक में मात्र एक अधातु तत्व है हाइड्रोजन, बाकी के मुलायम धातु हैं। D ब्लॉक जो है इतना इतना एरिया, इसमें सभी धातुएं हैं
और कठोर धातु हैं। इसको छोड़कर, मरकरी को छोड़कर। मरकरी है तो धातु, लेकिन ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसलिए मरकरी को छोड़ दें, बाकी के तत्वों की बात करें तो ये कठोर धातु है। कैसे धातु है? कठोर धातु है। ठीक है, और इनको संक्रमण तत्व भी कहते हैं, क्योंकि ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। अच्छा, इसके बाद में ये जो पी ब्लॉक है, इसमें दोनों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, तीनों प्रकार के। इसमें धातु भी हैं, अधातु भी हैं और उपधातु भी हैं, दोनों के इंटरमीडिएट रहेंगे। जो मोस्टली ऊपर वाले तत्व हैं वो तो आपके अधातु हैं, और जो नीचे वाले तत्व हैं वो धातु हैं। और ये आपको जो दिख रहा है सिड्डी न्यूरॉन स्ट्रक्चर, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ। ये सिड्डी न्यूरॉन स्ट्रक्चर के आसपास आपको उपधातुएं मिलेंगी, अर्थात इनमें ये धातुओं के गुण भी दर्शाती हैं और अधातुओं के गुण भी दर्शाती हैं। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और एस्टेटिक, टेलुरियम, ये सभी क्या हैं? उपधातु हैं, जो धातु और अधातु दोनों के गुण दर्शाते हैं। तो पी ब्लॉक में क्या हुआ? एस ब्लॉक में सभी धातु हैं, केवल हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, अधातु। डी ब्लॉक में सभी धातु हैं, कठोर, एक लिक्विड स्टेट में है। पी ब्लॉक में तीनों प्रकार के तत्व हैं, धातु भी है, नीचे वाली एल्यूमिनियम होगा, हेलियम, लेड, बिस्मुथ, ये सभी धातु हैं। ऊपर वाले कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फलाना, ढिकाना, ये सब क्या है? अधातु हैं। और ये वाला बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, ये उपधातु हैं। क्लियर पर 8 उपधातु हैं आपकी। क्लियर। अब आ जाते हैं ये वाले सिस्टम। यहाँ पर देखिए परमाणु क्रमांक 57 ऐसे चले आ रहे हैं, 38, 39, 40, 54, 55, 56, 57। 57 के बाद में डायरेक्ट आ रहा है 72, 72, मतलब 14 तक तो गायब है। क्यों है ये गायब? इसको देखिए। जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेते हैं तो प्रत्येक वर्ग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निश्चित होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निश्चित होता है। जैसे प्रथम वर्ग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS1, दूसरे वर्ग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2। ठीक है, इसी प्रकार से इस वर्ग का इलेक्ट्रॉन वर्ग 13 का क्या होगा? NS2 NP1। वर्ग 14 का क्या होगा? NS2 NP2। तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है किसी वर्ग विशेष का, वो एक निश्चित क्रम होता है उसका। तो यहाँ पर देखिए 57 के बाद में जैसे ही, ध्यान से समझना, 57 के बाद में जैसे ही परमाणु क्रमांक 58 आता है, तो 57 तक तो अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा था किसमें? डी उपकोष में। इसमें प्रवेश कर रहा था डी उपकोष में। लेकिन जैसे ही हम 58 पर आते हैं तो 58 वाला जो इलेक्ट्रॉन है, 58 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का इलेक्ट्रॉन, वो प्रवेश कर जाता है एफ उपकोष में। तो इनका तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? NS2 N-1 D1। लेकिन यहाँ पर D2 हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लेकिन 58 वाले तत्व में इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जा रहा है? अंतिम एफ उपकोष में। विन्यास बदल गया, इसलिए इन तत्वों को यहाँ से परमाणु क्रमांक 57 के बाद 58 से अलग से एक क्रम में रख दिया गया। 14 तत्वों तक इलेक्ट्रॉनिक किसमें भरे जाएंगे? फिर एफ उपकोष में भरे जाएंगे। परमाणु क्रमांक 71 तक इनको हमने यहाँ पर रख दिया अलग से। ठीक है, क्योंकि ये लैंथेनियम को फॉलो कर रहे हैं। किसके बाद आ रहे हैं? लैंथेनियम के बाद, इसलिए इन्हें कहते हैं लैंथेनॉइड। लैंथेनॉइड्स। ठीक है, या लैंथेनॉइड इनको कहा जाता है। एक्टिनियम 89, देखो 87, 88, 89, 89 के बाद में परमाणु क्रमांक आ रहा है 104। इसका मतलब 90 से 103, 90 से 103। 14 तत्वों में क्या हो रहा है? अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में नहीं एफ उपकोष में जा रहा है, इसलिए ध्यान दिया। समझ रहे बात को?
ये किसके बाद आ रहे हैं? एक्टिनियम के बाद, इसलिए इनको कहते हैं एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स क्यों? क्योंकि ये एक्टिनियम के बाद आ रहे हैं। क्लियर? ये भी सभी, और इन तत्वों में देखो, इसमें भी अंतिम इलेक्ट्रॉन है तो उसमें प्रवेश कर रहा है, इनमें भी अंतिम इलेक्ट्रॉन है तो उसमें प्रवेश कर रहा है, इसलिए इन्हें कहा जाता है संयुक्त रूप से एफ ब्लॉक के तत्व। इसको लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स को, ठीक, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ में जा रहा है, इसलिए एफ ब्लॉक के तत्व इन्हें कहा जाता है। क्लियर? अब कोई पूछ ले आपसे जो लैंथेनॉइड्स हैं वो कौन से आवर्त के तत्व है? अभी यहाँ पर आवर्त को क्लियर नहीं करा, कौन सा आवर्त है? लैंथेनॉइड किसके बाद आ रहे हैं? लैंथेनियम के बाद। और लैंथेनियम कौन से आवर्त में आ रहा है? छठवें आवर्त में। ये कौन से आवर्त हुआ? छठवां आवर्त। ठीक है, इसी प्रकार एक्टिनॉइड्स किसके बाद आ रहे हैं? एक्टिनियम के बाद। और ये कौन से आवर्त का है? सातवें आवर्त का। ये कौन से आवर्त के एलिमेंट हुए? सातवें आवर्त के। कौन से? सातवां आवर्त। ठीक है, इनकी क्या विशेषता है? ये जो लैंथेनॉइड्स हैं इनको कैसे याद करते हैं? लैंथेनॉइड्स को कैसे याद करते हैं? इसका फॉर्मूला है इसको मैं लिख रहा हूँ लैंथेनॉइड को अलग से, लैंथेनियम को यहीं शामिल कर रहा हूँ, क्योंकि लैंथेनियम और बाकी के जो एलिमेंट हैं इनकी प्रॉपर्टी लगभग समान सी होती है। जब आप बाद में क्लास में इनको पढ़ेंगे तो एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लैंथेनियम लिख लिया, ये लैंथेनियम और ये एक्टिनियम। ठीक है, इसकी भाषा बनेगी आपसे आगे। क्या हो गया? लाला, लाला, सिद्धू, प्रमोद, नंदू, प्रेम, सेन यूरोप के गुंडे हैं। लाला, सिद्धू, प्रमोद, नंदू, प्रेम, सेन यूरोप के गुंडे हैं। ट्यूब ऑफ डायनियम से होकर इराक के तमाम युवाओं को लूटते हैं। ट्यूब ऑफ डायनियम से होकर लाला, सिद्धू, प्रमोद, नंदू, प्रेम सेन यूरोप के गुंडे हैं। ट्यूब ऑफ डायनियम से होकर इराक के तमाम युवाओं को लूटते हैं। लाला, सिद्धू, प्रमोद, नंदू, प्रेम सेन यूरोप के गुंडे हैं। ट्यूब ऑफ डायनियम से होकर इराक के तमाम युवाओं को लूटते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं एक्टिनॉइड्स। अभी तो लैंथेनॉइड हो गए, हम लोग लिखता हूँ लैंथेनॉइड्स, और ये एक्टिनॉइड्स। एक था पागल यूरेनियम, एक था पागल यूरेनियम, नेपाली पुराने आम कम बिकेंगे। नेपाली पुराने आम कम बिकेंगे। कैफे में एस फरमाओ मैडम, नो लाओ। एक था पागल यूरेनियम,
नेपाली पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐस अलाओ, मैडम नोट लाओ। मैडम ये बीमारी की जड़ है। अभी बच्चे होंगे हमारे लिए वो लेके आओ, ये लेके आओ, मैडम नोट लाओ, इससे तो बेटर है कि मत लाओ। ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा एक्टिनॉइड्स। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।